हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग स्कूल के बारे में। हमने बहुत सारी वीडियो को एनालिसिस किया, चेक किया, तो हमने ये पाया कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग के बारे में परफेक्ट नहीं है। किसी में कुछ चीज़ों के बारे में बताया, कुछ को छोड़ दिया, किसी में कोई और दूसरा पॉइंट्स बताया और बाकी कुछ चीज़ें छोड़ दी। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक ऐसा वीडियो बताएं जिसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन ए टू जेड जितनी रिक्वायरमेंट है या जितनी इंफॉर्मेशन हैं वो सारे एक ही वीडियो में मिल जाए। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप इसे कंप्लीट गो थ्रू करो ताकि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाए और आप डिसाइड कर पाए कि कौन से स्कूलिंग को हम ऑप्ट करें, नॉन अटेंडिंग को या अटेंडिंग। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक चीज पर आते हैं। नॉन अटेंडिंग स्कूल होता क्या है और ये रेगुलर स्कूल से कैसे अलग है। देखिए, नॉन अटेंडिंग स्कूल कोई अलग से नहीं स्कूल, ये स्कूल उसी रेगुलर स्कूल की तरह होता है या उसी रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन होता है। सपोज कीजिए रेगुलर स्कूलिंग है और उसमें 100 बच्चे किसी क्लास में, हो सकता है उसमें 10 बच्चा नॉन अटेंडिंग, 20 बच्चा नॉन अटेंडिंग, और सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो बच्चा नॉन अटेंडिंग होता है वो स्कूल में रेगुलर क्लास के लिए नहीं, रेगुलर एग्जाम नहीं देता है। स्कूल के जो वर्क्स हैं जैसे फाइल बनाना, कॉपियाँ बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना या और भी जो चीज़ें हैं वो नहीं करता। वो बच्चा सिर्फ एग्जाम देने के लिए आता है, वो भी फाइनल एग्जाम और फाइनल प्रैक्टिकल देने के लिए आता है और बाकी टाइम नहीं। सिर्फ यही फर्क है नॉन अटेंडिंग या कुछ लोग इसे डमी कहते हैं एंड रेगुलर स्कूल। तो पहले ये मिथ है लोगों का कि नॉन अटेंडिंग स्कूल कोई अलग स्कूल होता है और रेगुलर स्कूल अलग। ये फैक्ट्स आप समझें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉन अटेंडिंग स्कूल कोई अलग स्कूल नहीं होता, रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन होता है, सारी फैसिलिटीज वही होती है, सिर्फ बच्चा स्कूल। ये बेसिक डिफरेंसेस है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत सारे लोग नॉन अटेंडिंग स्कूल प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं रेगुलर स्कूलिंग बेहतर है। हम उस पर एक एक करके बात। सबसे पहले आते हैं नॉन अटेंडिंग स्कूल लोग करते क्यों। देखिए, जो रेगुलर स्कूल है उस रेगुलर स्कूल में बच्चे को स्कूल अटेंड करना होता है। सुबह 6 बजे के आसपास बच्चा उठता है, तैयार होता है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उसको स्कूल पहुंचना होता है। फिर स्कूल की एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, क्लासेस शुरू हो जाते हैं और ये 1:30 बजे तक के आसपास जनरली चलता है। फिर बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चा 2 से 2:30 बजे तक घर पहुंचता है। फिर उसके बाद वो रेस्ट करता है, 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। उसके बाद यदि कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे फिर से 4 बजे अपनी कोचिंग के लिए जाना। 4 बजे फिर वो कोचिंग जाता है, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक उसकी क्लास होती है। फिर वो बच्चा घर पहुंचते पहुंचते 8:30 से 9 बजे के टाइम चले जाते हैं उसके। फिर उसके बाद वो बच्चा जो है स्कूल की होमवर्क को करता है। अलग अलग टीचर्स हैं, कम से कम 5 सब्जेक्ट होंगे, उसके टीचर ने उसे होमवर्क दिया है, उसको उसे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद उसके कोचिंग में जो पढ़ाई उसके होमवर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद सिर्फ 9 से लेके 11 मैक्स का टाइम होता है, क्योंकि उसे 11 बजे फिर से सोना है, फिर सुबह कल 6 बजे उठना है उसे। तो उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो होमवर्क को कंप्लीट करे या सेल्फ स्टडी करे।
इस केसेस में क्या होता है कि बच्चा जब सेल्फ स्टडी नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो उसके रिजल्ट खराब। उस पर भी एक और परेशानी, ज्यादा परेशानी की बात यह है कि स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो एक अलग करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं। जैसे स्कूल वाला चैप्टर 1 पढ़ा रहा है, तो कोचिंग वाला स्टार्ट करता है चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से, क्योंकि वो कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तो अगला नहीं आएगा समझ। स्कूल वाले एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चलते। स्कूल वाले को एक करिकुलम दे दिया जाता है जो स्कूल का मैनेजमेंट देता है, और वो 1 2 3 4 इस तरह से, वो कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। दूसरी बात, जो स्कूल के टीचर होते हैं और जो कंपटीशन के टीचर हैं उनमें बहुत फर्क होता है। स्कूल के टीचर जो हैं जनरली जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो फॉलो करते हैं, उसमें जो चीज लिखी है उसको 100% मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है, नहीं है, क्या एप्लीकेशन है, उनको नहीं पता। मैं जनरली सारे टीचर की बात नहीं करता, स्कूल में भी कुछ टीचर, अराउंड 15 से 20% टीचर बहुत बढ़िया होते हैं, बट बाकी टीचर जो है उनका कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया नहीं होता, तो वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो तो इस किताब में जो चीजें लिखी हैं उसको रट लेते हैं, एज इट इज आपको आंसर्स में लिखना है। यदि आप आंसर्स नहीं लिख रहे हैं एज इट इज तो उसको काट देंगे, नंबर नहीं। सेकेंडली, जो बच्चा यदि कंपटीशन पढ़ रहा होता है तो उसके जो टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, और जब वो बच्चा स्कूल में टीचर्स को आंसर्स देता है तो टीचर का ईगो हर्ट होता है। यदि टीचर को नहीं आ रहा है और बच्चे ने उसको कॉन्सेप्ट का आंसर दिया तो टीचर कहता है मैं इसको नहीं मानता, जो भी टीचर है उसको नहीं मानता। फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। बच्चा कहता है कंपटीशन के टीचर ने मुझे ये पढ़ाया, स्कूल का टीचर ये पढ़ा रहा है, उसकी अलग थॉट्स, उसकी अलग थॉट्स। बच्चे के लिए तो दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही आइडियल। अब उसके लिए बड़ी मतलब ट्रेजेडी या बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि वो किस टीचर की बात को। यदि कंपटीशन वाले टीचर को मानता है तो उस टीचर को यदि बताता है तो उस टीचर का ईगो हर्ट होता है, और फिर वो टीचर उस बच्चे को डीमोटिवेट करने लगते हैं। फिर उसको क्लास में जलील करते हैं, या क्लास में उसकी इंसल्ट किया जाता है, या और भी बहुत सारी चीजें, तो जिसके कारण बच्चा डिप्रेस होता है। नेक्स्ट और चीजें आती है, जैसे जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट होने के बाद मान लो बच्चे को स्कूल में फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा और कंपटीशन कोचिंग में उसको 5वीं 4थी चैप्टर पढ़ा रहा है, और जब 1 महीने या 15 दिन के बाद टेस्ट होता है तो बच्चे को ना तो कंपटीशन वाले में नंबर आ रहे हैं, ना तो स्कूल वाले में नंबर आ रहे हैं। पेरेंट्स एकदम डिप्रेस्ड कि नंबर क्यों नहीं आ रहे। अब यदि नंबर नहीं आ रहे हैं तो पेरेंट्स बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि भाई तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तुम बेवकूफ हो। बच्चा एक बारी फिर से ट्राई करता है, चलो फिर से एक बारी देखते हैं। पहले ही वो डिप्रेस हो चुका है, टीचर उसे खुन्नस खाए बैठा हुआ है, तो उसको बार बार डिसअपॉइंटेड करता है। दूसरी चीजें, फिर बच्चा कहता है चलो, फिर वो 1 आध महीने पढ़ता है, नेक्स्ट टेस्ट तक पढ़ता है, फिर जब तक नेक्स्ट टेस्ट का टाइम आता है फिर से वही कहानी रिपीट कि बच्चे के ना तो स्कूल में नंबर आए ना तो कोचिंग में नंबर आए। अब बच्चा हार थक के कहता है कि भाई मुझे या तो एक चीजें छुड़वा दो या एक चीजें मुझे नहीं करनी है, स्कूल नहीं जाना, कोई कहता है कोचिंग नहीं जाना। पेरेंट्स भी कहते हैं अब यार ये दोनों तो कर नहीं पाएगा तो एक जगह से छुड़वा देते हैं। या यदि फिर कंटिन्यू करता है तो बच्चा अब चीजों को अवॉइड करना शुरू हो जाता है, अपने आप को सेव करने के लिए इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को या टीचर को गलत देता है, या डीमोटिवेट होने लगता है। इससे सारा गेम ही समझो खत्म हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि यदि आप नॉन अटेंडिंग स्कूल करते हो तो इसका मेरिट्स क्या है और कैसे। नॉन अटेंडिंग स्कूल जो है जनरली उसमें ये टेंशन नहीं होता कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल टीचर के काम कंप्लीट करने हैं, फाइल्स बनानी है, प्रैक्टिकल्स बनानी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो करने हैं, उसका टाइम बच जाता है। प्लस उसमें कोई अटेंडेंस का ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको अटेंडेंस इतने पूरा करने हैं।
और उसके बाद ये अलग अलग जो सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी वाला सीन था कि वो टीचर्स कुछ और पढ़ा रहा है, ये टीचर्स कुछ और पढ़ा रहा है, यदि सेम टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स खत्म। तो ये चीजें बहुत बड़ी एडवांटेज है नॉन अटेंडिंग की, कि आपके पास टाइम बचेगा, आप फुल एनर्जी से एक चीज पर फोकस हो सकते हो, फुल एफर्ट से उसे कर सकते हो, और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था या एक ट्रायंगल बन गया था, स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर और स्टूडेंट्स, इसमें जो बच्चा परेशान हो गया था, ये वाली प्रॉब्लम्स मुसीबत से उसे छुटकारा। सेकेंडली, नॉन अटेंडिंग स्कूल जो है उसके जो फीस होते हैं वो कम होते हैं, अराउंड 75% के आसपास आपको फी लगती है। एक रेगुलर स्कूल की जो फी होती है नॉन अटेंडिंग में उसका 75। ठीक है, कुछ उसके डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है? जैसे बच्चे का सोशल स्किल वाला जो पार्ट है वो डेवलप नहीं होता है। देखिए, जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो टीचर्स के साथ कंसल्ट में होता है, स्टूडेंट्स के साथ कंसल्ट में होता है, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे जो है ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें बच्चे का एक सोशल स्किल डेवलप होता है। जैसे बच्चा कोई स्टेज शेयर करता है, कोई ग्रुप्स में शेयर करता है, कुछ और परफॉर्मेंस करता है, तो वो बहुत सारी चीजें सीखता है इसमें। सेकेंडली होता है कि यदि बच्चा कोई डिप्रेस्ड है या कोई भी परेशानी है तो अपने दोस्तों को शेयर करता है। हो सकता है वो पेरेंट्स को ना शेयर करे, स्टूडेंट्स को ना शेयर करे, लेकिन अपने दोस्तों को जरूर शेयर करे। वो दोस्त से हो सकता है स्कूल के टीचर को पता चल जाए, पेरेंट्स को पता चल जाए, तो ये चीजें पता चल जाती है हमें। कुछ भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, इमोशनल सपोर्ट मिलता है बच्चों को, तो ये इसका बेनिफिट्स है। प्लस यदि बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी लैकिंग होता है, स्कूल की बहुत सारी यादें नहीं होती जब हम बड़े होते हैं, या अदर्स, या और भी बहुत सारी चीजें। एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्कूल का प्लेटफॉर्म नेसेसरी है, और कहते हैं कंपल्सरी है। तो ये चीजें हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसका बहुत बेनिफिट है और बहुत चीजें। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, स्कूल के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स। जैसे रेगुलर स्कूलिंग में हम देखते हैं कि सोशल स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो होता है। कैसे? स्कूल में बच्चों के ग्रुप्स होते हैं, स्कूल में बच्चों के दोस्त होते हैं, स्कूल में टीचर से उसका जो है एक बॉन्डिंग होता है, स्कूल में और सारे भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। बच्चा हो सकता है स्कूल में कुछ प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहा हो, एग्जाम में परफॉर्म कर रहा हो, तो वहां पर उसको मोरल सपोर्ट भी मिलता है और भी बहुत सारी चीजें। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा स्कूल लाइफ को करे या स्कूल को कंटिन्यू करे या स्कूल। लेकिन ये नुकसानदायक तब है जब बच्चा कॉम्पिटिटिव या अदर एग्जाम्स के लिए जब तैयारी करना लगता है और जिसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा डिवोशन चाहिए, तो वहां प्रॉब्लम। तो नॉन अटेंडिंग के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डेमेरिट्स हैं। ये चीजें मैं भी कह रहा हूं अपने 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और भी बहुत सारे टॉपर्स ने इस बात को कहा है। मैं कोट करना चाहूंगा निशांत जिंदल जी, जो AR 247 रैंक 2016 बैच के हैं। उनके कुछ क्लिप्स को शेयर करना चाहूंगा जिसमें वो बता रहे हैं कि स्कूल का उनका जो टीचर था या उनका जो एक्सपीरियंस था या उनका जो टाइम था वो बहुत खराब हो गया, और टीचर कैसे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, और कैसे पढ़ाते हैं,
क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्सेप्ट में, और क्या क्या बच्चे को दिक्कत है, तो कुछ क्लिप में शेयर करता हूँ। स्कूल के अंदर जो पढ़ाई लिखाई होती है उसका लेवल तो कुछ खास होता नहीं, और वो एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं पढ़ाते। सुबह स्कूल में निकल जाती थी और शाम को सब स्टैंडर्ड घटिया कोचिंग में निकल जाती। मेरे को एक प्रॉब्लम और थी कि मैं एक रेगुलर स्कूल जाता था। जानकारी के अभाव में स्टूडेंट को पता नहीं होता कि क्या करना है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे कहता रहता था, जिंदल डमी ज्वाइन कर ले। अब मेरे जो कुछ नज़दीक सीनियर्स रहते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करियो, रेगुलर स्कूल जाओ, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएँगे। आप स्कूल में भी पढ़ोगे, कोचिंग में भी पढ़ोगे, डबल-डबल रिवीजन होगी, स्कूल के टीचर से आप डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड सो ऑन। और मैंने उनकी बात मान के स्कूल जॉइन कर लिया। अब स्कूल के अंदर जो पढ़ाई-लिखाई होती है उसका लेवल तो कुछ ख़ास होता नहीं, और वो एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं पढ़ाते। पर चलो, जब तक टीचर्स किताब के शब्द बोलते रहते तब तक ठीक है, पर जैसे ही वो अपनी एक्सप्लेनेशन निकालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत-गलत कॉन्सेप्ट्स उगलते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट सुन के कॉन्सेप्ट्स बिगड़ते हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम थी जिससे मैं जूझ रहा था। जब मुझे पता चला कि स्कूल में हो रहे एकेडमिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने स्कूल जाना कम किया। पर जैसे ही स्कूल जाना कम किया, मेरे को टीचर से धमकियाँ आने लग गई। तो शुरुआत ठीक थी, शुरुआत में स्कूल में भी उतना वर्कलोड नहीं था, पर प्रॉब्लम यही थी कि चूँकि मैं सुबह स्कूल जाता था और शाम को कोचिंग, और इसी में दिन ख़त्म हो जाता था, तो मेरे पास कोई टाइम बचता ही नहीं था सेल्फ स्टडी के लिए। एक बात बता दूँ, कितनी भी कोचिंग पढ़ लो, कितनी भी लेक्चर देख लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अकेले बैठकर कागज़ के सामने, प्रश्नों के सामने, आप वो प्रश्न के साथ समय नहीं बिता रहे, आप चाहे 2000 साल तक भी लेक्चर देखते रहो, आपका जेईई नहीं क्रैक हो सकता। आपको बैठकर सिर्फ़ आप और सामने कागज़ पे प्रश्न, उसके साथ आपको मैक्सिमम टाइम अपनी प्रिपरेशन का बिताना पड़ेगा। वो छोटा हिस्सा नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग, वो मैक्सिमम हिस्सा है। 70% आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपकी प्रिपरेशन बीतनी चाहिए। नहीं तो सच बता रहा हूँ, बोगस है, कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको वैसी प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आईआईटी क्रैक करना है, इस फ्रेज़ को आपके भले के लिए कह रहा हूँ, अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, क्योंकि नहीं होगा। हम धोखे वाली खोखली प्रिपरेशन करेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे आईआईटी हो जाएगा, तो सिर्फ निराशा मिलेगी। हमको यही करना पड़ेगा, टफ क्वेश्चंस के साथ अपना 70-80% टाइम स्पेंड करना। तो टीचर ने बोला तुम्हें फाइल बनानी पड़ेगी, तुम्हें प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, और वो प्रैक्टिकल्स भी कोई वैसा प्रैक्टिकल नहीं कि प्रैक्टिकल नॉलेज वाला, वो सब फॉर्मेलिटी है। तो फिर मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ा। जनवरी का जो आधा सेकंड हाफ था जनवरी का जो सेकंड हाफ था, वो इसमें ख़त्म हो गया। उसके बाद फरवरी में भी, बल्कि जो पहले 10 दिन प्रैक्टिकल्स में चले गए, उसके बाद अगले 20 दिन थोड़ा बहुत बोर्ड्स की तैयारी करने में निकल गया। मार्च में बोर्ड्स ही हुए, और जैसे ही मार्च ख़त्म हुआ, अप्रैल आ गया, अप्रैल में जेईई मेंस था। उसके बाद मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि नॉन अटेंडिंग स्कूल और अटेंडिंग स्कूल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लीगल है या इलीगल। इस पे बहुत सारे हम देखते हैं डिस्कशन। सबसे पहले तो मैं ये चीज समझा, लीगल और इलीगल ये बातें तब उठती हैं जब जो एग्जिस्टेंस में हो कोई भी चीज, तो उसकी लीगल और इलीगल। जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, मान लीजिए आपका कोई सामान एग्जिस्ट करता है, किसी ने चुरा लिया, छीन लिया, तब आप जाएंगे कि ये लीगल है या इलीगल। लेकिन जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसमें क्या कहेंगे लीगल और इलीगल। ये तो सिंपल सी एक चीज हुई, जैसे सपोज कर हम किसी होटल में जाते हैं, हम कुछ ऑर्डर करते हैं, रेस्तरां में जाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, उसने बहुत सारा खाना हमको दिया, उसमें से हमने बाकी सारी चीजें खाई, एक दो चीज अच्छी नहीं लगी, हमने छोड़ दी, हमने उनको पे कर दिया। अब जो चीजें हमने नहीं खाई या छोड़ दिया, क्या वो इलीगल है? क्या उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए? नहीं, किसी भी एंगल से हमने उन्हें पे कर दिया। सिमिलरली है, स्कूल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, बच्चे एडमिशन कराते हैं, एग्जाम्स हैं, सारी फैसिलिटी है। नॉन अटेंडिंग में सिर्फ ये करते हैं कि हमें आपका क्लास अटेंड नहीं करना, हमें आपके सिस्टम का टेस्ट या अदर शेड्यूल्स को अटेंड करना। बाकी सारी चीजें हैं,
बच्चा का वो सारा फॉलो किया। तो ये लीगल और इनलीगल की बात ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग यदि कहें तो इसमें कोई भी इलीगल वाली बात नहीं। हाँ, सीबीएसई इस पे वर्क करती हैं कि भाई स्कूल को कहती हैं कि ये नॉन अटेंडिंग मत करो या नॉन अटेंडिंग नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले ये सोचना हमें चाहिए कि ये जो बच्चे अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग करें, क्यों करें, क्या रीजन है इसका बेसिक। यदि बच्चे पैसा देने के बाद भी स्कूल टीचर से नहीं पढ़ना चाहते तो इसका क्या रीजन है। इसका रीजन बेसिक है कि ये स्कूल के जो टीचर हैं उनका इतना सब्जेक्ट में डेप्थ नहीं होता, वो इतना बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं और कॉम्पिटिशन्स के लिए तो इसीलिए पेरेंट्स या बच्चे कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ाने दो, वहां के टीचर की फैसिलिटी लेने दो और हमें स्कूल की अदर जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करो। गवर्नमेंट को चाहिए कि यदि आप एक्चुअल में चाहते हैं कि नॉन अटेंडिंग बंद कर दो या तो टीचर का लेवल बढ़ाएं। गवर्नमेंट स्कूल में भी इतने सारे टीचर को गवर्नमेंट सैलरी देती है और वो टीचर कंपटीशन पास करके बीएड करके आते हैं, तो उनके लेवल को डेवलप किया जाए, वो काम करे। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर काम नहीं करना चाहते, पढ़ाते नहीं, कैपेबिलिटी होने के बाद भी नहीं पढ़ाते। तो गवर्नमेंट इस पे वर्क करे कि वो टीचर पढ़ाए जो कोचिंग की नौबत ही ना आए, गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चे पढ़ के पास हो जाए, स्कूल में ही पास हो जाए, अलग से डबल दो जगह पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। फिर भी मैं एक सजेशन देता हूँ, यदि गवर्नमेंट चाहती है कि मुझे नॉन अटेंडिंग को बंद करना है तो एक बेसिक मैं आइडिया देता हूँ, जितने भी स्कूल हैं सारे में आप बायोमेट्रिक लगा दो स्टूडेंट्स के, टीचर्स के। एक भी बच्चा देखिए उसके बाद एब्सेंट नहीं होगा। यदि एब्सेंट होता है तो बायोमेट्रिक से आपको उसकी अटेंडेंस पता चलेगी, नॉन अटेंडिंग ऑटोमेटिकली कर। बट ये विल नहीं है। शोर तो सभी मचा रहे हैं, बंद करो बंद करो बंद करो, लीगल है इलीगल है, बट वर्क नहीं कर रहे इस पर। सिंपल से एक आंसर हमने आपको आइडिया दिया है, आप बायोमेट्रिक लगा दो टीचर का और स्टूडेंट्स का। देखो ये अपने आप टीचर की क्वालिटी बढ़ाएं, टीचर का स्टैंडर्ड बढ़ाएं, टीचर को मैंडेटरी करें पढ़ना। टीचर खुद बढ़िया पढ़ेगा तब ना बच्चों को पढ़ाए। यदि टीचर को खुद ही नहीं आता तो क्या पढ़ाएंगे। चलो ये तो मैंने गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना चाहिए मैंने अपना एक आइडिया दिया है, अब उस पर गवर्नमेंट को क्या करना है वो सोचना है। चल मैं आगे बढ़ता हूँ। नॉन अटेंडिंग स्कूल हम समझते हैं, या मेरा जो व्यू, तो जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं जिनको आईआईटी करना है, जिनको मेडिकल करना है या कोई बड़े कंपटीशन के लिए तैयारी करना, उनके लिए तो ये वरदान है, टूल टाइप। लेकिन जिनको ये नहीं करना है या इसमें भी जो बच्चे डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, हम ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि नॉन अटेंडिंग भी करा लिया, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट वो डेडिकेटेड ही नहीं है। फिर वो स्कूल के टाइम को इंजॉयमेंट में यूज करते हैं। पढ़ना तो है नहीं उन्हें, जस्ट माँ बाप ने नाम लिखा दिया, कोचिंग में चले गए, नाम लिखा दिया, स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब उस टाइम को यूटिलाइज करने के जगह पर उस टाइम को वेस्ट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। फिर ऐसा ना करें। यदि हाँ उस टाइम को आप यूटिलाइज करते हैं, पढ़ने में यूटिलाइज कर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे का तो नॉन अटेंडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्यों करना। हाँ यदि कोई पढ़ना चाहता है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर उसमें
आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, बट डेडिकेशन होना चाहिए। देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो एक बिल्कुल रेगुलर डिसिप्लिन होता है। आपको रोज सुबह 6 बजे उठना है, आपको प्रिपेयर होना है, आपको स्कूल जाना है, आप 2 बजे वापस आते हैं, आपको होमवर्क करना है, आपको बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। एक डिसिप्लिन लाइफ है, वो आपको आगे फर्दर बहुत बेनिफिट देगा। लेकिन जब आप स्कूल नहीं जाते तो देखो, आप 6 बजे उठोगे, फिर आप 8 बजे 9 बजे उठते हो, आराम से उठते हो, फिर वर्क का प्रेशर नहीं है और सारी चीजें, तो इससे आपको डिसिप्लिन खत्म हो गया, आपका कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। फिर आप कोचिंग जाते हो, अब कोचिंग से आते हो तो देखिए, कोचिंग का रूल है, आपको जितना पढ़ाया जाता है उसका कम से कम 1.5 गुना टाइम आपको सेल्फ स्टडी में देना। तो यदि आपकी 5 घंटे की क्लास होती है तो आपको कम से कम 7 घंटा 7.5 घंटा आपको खुद पढ़ना, तब जाकर के आप बढ़िया करते हैं। तो वो टाइम जो बच रहा है आपका स्कूल का, आप उसमें यूटिलाइज करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि यदि आप नॉन अटेंडिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है, आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने स्टडी के लिए, और आप कितना यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रेगुलर स्कूल जो है उसके कुछ और मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात। रेगुलर स्कूल की क्या मेरिट्स हैं और कुछ मिथ है कि भाई रेगुलर स्कूल करेंगे तो ऐसा होगा, नॉन रेगुलर करेंगे या नॉन अटेंडिंग करेंगे तो ऐसा होगा, उस पर बात। देखिए, लोग कहते हैं कि आप रेगुलर स्कूल जाओगे और कोचिंग में जाओगे तो डबल डबल पढ़ाई, और डबल डबल पढ़ाई होगी तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपका। ये बिल्कुल गलत है। जो स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का वे, उनके पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, और जो कंपटीशन वाले पढ़ाते हैं उनका अलग। स्कूल वाले जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो किताब की लाइन को पढ़ाते हैं और बोल देते हैं, उसका मतलब नहीं समझाते। उनको या तो खुद हो सकता है समझ नहीं हो, यदि चीजें गलत हैं तो उनको ये चीजें पता ही नहीं हो, वो उसी को लिखा। यदि आप आंसर्स भी लिखते हो तो यदि आप कॉन्सेप्ट के बेस पे लिखते हो तो आंसर नंबर काट देंगे नहीं आपको। और कोई ये यदि कहता है कि आईआईटी और सीबीएसई अलग अलग है, ये भी एक गलत है, या मेडिकल और सीबीएसई अलग है, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। जितने भी सिलेबस है उसमें से 90% सिलेबस सेम है, मेडिकल में, आईआईटी में और सीबीएसई। कॉन्सेप्ट दोनों जगह एक ही चलते हैं। ये नहीं कि मेडिकल का कॉन्सेप्ट अलग हो गया, आईआईटी का अलग हो गया और सीबीएसई का अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। फिर फर्क क्या होता है दोनों में, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये पेन है। सीबीएसई के अंदर कॉन्सेप्ट यदि आता है कि पेन क्या है और इसका क्या काम है, तो आप रट लो। आपने पेन देखा भी नहीं, आप रट लो, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखने का काम। आपने कभी नहीं पेन देखा, आप रट लो और वही लिखते जाओ हर साल। आईआईटी या मेडिकल में क्या होता है, पूछ देगा कि ये पेन किस चीज से बना है, कितना लिखता है, क्या कॉस्ट है, किस किस कलर में लिखता है और किस चीज का बना है। अब यदि किसी बच्चे को हम डिटेल इंफॉर्मेशन दे दें कि ये पेन पीवीसी से बना है, इसके कॉस्ट 5 रुपए है, ये 1000 मीटर लिखता है और ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट है, इसमें हम रिफिलिंग भी कर सकते हैं, तो क्या वो बच्चा ये आंसर नहीं दे सकता कि पेन क्या है और इसका क्या काम? वो बिल्कुल दे सकता है। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट ही अलग अलग पढ़ा तो बताइए, सीबीएसई एक बेसिक स्टडी है, जस्ट आप एनसीईआरटी के बैक का सारा क्वेश्चंस रट लो या समझ लो तो आप 95 मार्क्स श्योर या उससे। जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट बेसिक
क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बैक का जितना क्वेश्चन है आप उसे बना लीजिए, 95 to 98% क्वेश्चन। बट कंपटीशन में उसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होता है, उसी को ट्विस्ट कर देता है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन पूछता है। तो आप इस चीज को समझें। ये आईआईटी में थोड़ा ज्यादा ट्विस्टिंग है, बट मेडिकल में कम है। मेडिकल में क्या होता है, एनसीईआरटी 90 to 95% सेम आता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा कॉन्सेप्ट बेसिस है, तो कॉन्सेप्ट पर आता है। खुद 25 साल से बहुत सारे बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाया है, और कितने हजार बच्चे का सिलेक्शन केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और इतने दिन 25 साल के एक्सपीरियंस में मैं देखता हूँ कि जो बच्चे 2-2 साल 3-3 साल पढ़ के आए, उनको एक बेसिक चीज का पता ही नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये चीज यदि आपको कोई कहता है कि मेडिकल में बच्चे का बढ़िया नंबर आ रहा है, इंजीनियरिंग में आ रहा है और सीबीएसई में नहीं आ रहा है, तो उसको मेडिकल आता है और सीबीएसई नहीं आता है, इंजीनियरिंग आ रहा है और सीबीएसई नहीं आता, ऐसा होता है। यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ है तो वो हर जगह परफॉर्म करता है। फिर भी यदि सीबीएसई में आपको नंबर लाने हैं, तो मैं सीधा सीधा कहता हूं, आप 2 महीने आप सीबीएसई को पढ़ लो, आप आराम से 90% बैक के सारे क्वेश्चन को बना लो, वही क्वेश्चन। तो इसीलिए ये कहना कि आप स्कूल जाओगे, कोचिंग जाओगे तो रिपीट होगा, रिवीजन होगा और सीबीएसई में अच्छे नंबर लाएंगे, ये गलत है। उसका सॉल्यूशन, हाँ, इसका बेनिफिट है कि आप स्कूल जाते हो तो रेगुलर आपके टेस्ट होते हैं, सारी चीजें। उसका एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ। आप जो कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, जो चैप्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उस चैप्टर का उसी टाइम, सीबीएसई का भी क्वेश्चंस जितने हैं, सीबीएसई का जो पोर्शन है वो सारे कवर करो। एनसीईआरटी बुक के बैक साइड का जितना क्वेश्चंस है आप लिख लो। जैसे आपको सपोज करिए 5 दिन लगा के एक चैप्टर कंपटीशन वाले सबने पढ़ाई, तो आप उसके सीबीएसई पोर्शंस को खुद से एनसीईआरटी निकालो, पीछे के बैक के सारे क्वेश्चंस को बना लो, और जो डाउट्स है वो अपने सर से पूछ लो, खत्म। साथ के साथ करेंगे तो एक साथ ही आपके सीबीएसई पोर्शन भी खत्म, मेडिकल भी खत्म, इंजीनियरिंग भी खत्म, मेन खत्म, एडवांस खत्म। ये एक ही बात तैयार करना होता है, अलग अलग नहीं करना। तो ये एक मिथ है कि सीबीएसई अलग है, कंपटीशन अलग है। दूसरी मिथ है कि सीबीएसई में भी पढ़े और कंपटीशन में पढ़े तो डबल डबल रिवीजन, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगला मैं कहता हूँ कि टीचर्स जो है, अब हम उन पे ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई वो टीचर घटिया है, वो खराब है, वो बढ़िया। कंपटीशन के भी टीचर हम देखते हैं, इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर हैं, यदि हम उनका प्रॉपर टेस्ट लें तो 60 to 73% टीचर फेल हो जाएगा। वो भी क्या करते हैं कि पैकेज लिया, क्वेश्चंस लिया, उसको रट लिया और रट के जाकर के क्लास में पढ़ा दिया, उनको खुद ही कॉन्सेप्ट। मेरे पास, मेरे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो दूसरे कोचिंग से पढ़ के आते हैं, और हम देखते हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। पहला चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, अगला चैप्टर की क्या बात है। टीचर जो खुद पढ़ा रहे हैं तो किस सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट का पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, उसके बाद कौन सा पढ़ाना है, उसके बाद कौन सा पढ़ाना है, किसका क्या लिंक है, उन्हें पता ही नहीं। तो कंपटीशन के भी टीचर नहीं बढ़िया है, और सीबीएसई के भी कुछ टीचर बहुत बढ़िया है, स्कूल के भी कुछ टीचर बढ़िया। तो इसका ओवरऑल मैं डिसीजन नहीं दे सकता, या इस पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते कि बढ़िया घटिया। हमने ये बता दिया आपको कि किसका बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। हर एक चीज तो मेरिट नहीं हो सकती किसी चीज की, हर एक चीज डिमेरिट नहीं हो सकती किसी चीज की। कुछ मेरिट भी होंगे, कुछ डिमेरिट भी होंगे। आप उसकी अच्छी चीजों को कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज को आप गेन करेंगे, चूज करेंगे, और जो चीजें दूसरे की बढ़िया है उसको हम कैसे अडॉप्ट करें, आप इस पे वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें यदि, तो जो नॉन अटेंडिंग के मेरिट्स हैं तो वो अटेंडिंग के डिमेरिट्स हैं, जो अटेंडिंग के मेरिट्स हैं वो नॉन अटेंडिंग के डिमेरिट्स हैं।
दोनों एक दूसरे के अपोज में, उसका उसके मेरिट्स का एक सॉल्यूशन डिमेरिट्स का सॉल्यूशन है, तो इसके डिमेरिट्स का वो सॉल्यूशन है, तो दोनों नहीं कर सकते। हाँ, मैं कुछ बच्चों के लिए कहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल भी चाहते हैं कि करें और कोचिंग भी करें, तो उस केसेस में आप ये करें कि जो आपके पास टाइमिंग है, जो स्कूल का डेट है, उसमें कुछ दिन आप छुट्टी कर लें, टीचर से बात करें, कि मैडम से बात करें, अपने जो भी टीचर्स हैं कि सर मैं कोचिंग भी जाता हूँ, स्कूल भी आता हूँ, तो मुझे कुछ लिबर्टी दिया जाए कि कुछ दिन मैं स्कूल वीक में 1 दिन 2 दिन ना आऊँ, उसमें मैं अपना तैयारी कर लूँ। और टीचर को भी ये समझना चाहिए कि यदि बच्चा कंपटीशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो चलो उसको इतना लिबर्टी दिया जाए, फिर बच्चे को जितनी छुट्टियां हैं, हॉलीडे हैं, उसमें अपने काम को कवर किया जाए। और बच्चे को जो टीचर बढ़िया लगता है, जैसे स्कूल के कुछ टीचर बहुत बढ़िया, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। हाँ, तो हो सकता है कि कंपटीशन का इतना नॉलेज नहीं है, इतना ट्विस्टिंग पार्ट नहीं पता हो, कोई बात नहीं, जो बेसिक है वो तो बढ़िया समझा सकते हैं। जो कंपटीशन वाले टीचर हैं, यदि उसमें भी जो बढ़िया नहीं है, तो आप उनको स्किप कर सकते हो, उनकी क्लासेस को छोड़ सकते हो, दूसरा अल्टरनेट ढूंढ सकते हो। तो फाइनली मैं ये कंक्लूड करता हूँ अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग में, कि यदि आप डेडिकेटेड हैं, यदि आप आईआईटी मेडिकल करना चाहते हैं, बिल्कुल 100% पास करना, तब तो आप, क्योंकि आपको टाइम बचेगा, आप प्रैक्टिस कर पाओगे, आपकी एनर्जी को यूज कर पाओगे। और यदि आप नहीं डेडिकेटेड हो, चलो देखते हैं हो जाएगा, तब फिर आप नॉन अटेंडिंग, क्योंकि फिर आप उस टाइम को वेस्ट करना शुरू कर दो, आपका डिसिप्लिन प्रॉपर रहेगा। बाकी आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है। मैंने सारी इंफॉर्मेशंस दे दी हैं, लीगल का साइड, उसके प्रोज, उसके कॉन्स एंड सारी चीजें। फिर भी यदि आपको कुछ चीजें और समझना है इसके बारे में, कुछ और चीजें पूछना है, तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। मेरी कोचिंग के बारे में समझना है तो मेरे कोचिंग के नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि और भी कोई इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आप तक पहुंचे, मिस ना हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।